नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शिवसेना ने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ी 30 साल पुरानी दोस्ती। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार को दिलाई उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण का मामला। शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका। लोगों की जरूरतों और विकास के मद्देनजर फैसले लें राज्यपाल और उपराज्यपाल। दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघीय ढांचे में बताई अहम भूमिका। समापन सत्र को कल संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कॉलोनियों की बाउंड्री मार्क करने का काम शुरू। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मालिकाना हक के लिए 16 दिसंबर से कर सकते हैं आवेदन। अनऑथराइज्ड कॉलोनी पोर्टल लॉन्च। और कोलकाता डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी 347 रन पर की घोषित। कप्तान विराट कोहली की शतक के बदौलत भारत को मिली 241 रनों की बढ़त। बांग्लादेश की दूसरी पारी में 5 विकेट पर 134 रन। और खबरों में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने शिवसेना के आरोपों का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों की रक्षा नहीं कर सके वो आदर्शों की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या के आरोप के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शिवसेना ने पहले स्वार्थ सिद्धि के लिए 30 साल पुरानी दोस्ती तोड़ी और फिर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए विरोधी विचारधारा की पार्टी के साथ सत्ता हथियाने का खेल खेल रही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनभावना का सम्मान करते हुए सरकार बनाई है और ये महायुति एक स्थायी सरकार देगी। जब शिवसेना स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर अपने 30 साल की दोस्ती तोड़ दे और घोर विरोधी उनके विचारधारा के एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम ले तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जहां अजीत पवार भी बैठे हुए हैं उस चर्चा में पूर्व की, और अगर एक स्थायी सरकार के आग्रह पर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में अजीत पवार के साथ बड़ा तबका आकर सरकार को सहयोग देने का निर्णय करता है तो लोकतंत्र की हत्या है। ये जो नई युति बनी है ये एक स्थायी सरकार देगी, प्रामाणिक सरकार देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्यपाल ने यह फैसला संविधान के मुताबिक लिया है। राज्यपाल ने तीनों पार्टियों को बुलाया था लेकिन किसी ने कभी स्पष्ट बहुमत का दावा नहीं किया। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के दावे के बाद उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। Apart from the collective claim of the BJP and Ajit Pawar-led NCP showing a clear majority numbers, there was no counter claim present before the governor. तो आपको बुलाया जाएगा तो आप दावा करेंगे नहीं, आप लिखित रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, आप समय पर समय मांगेंगे, तो क्या एक बड़ा प्रदेश इसी प्रकार से चलता रहे?
और इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्य में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज सुबह पहले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर राज्य की कमान संभाल ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों की समस्या हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें किसानों का मुद्दा शामिल है। इसलिए हमने एक स्थिर सरकार बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य को स्थिर सरकार देने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया, और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं, जहाँ पर 3 ऐसी पार्टियाँ साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है। मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ। अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबई स्थित बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देने का वादा किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। लेकिन महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण पर शिवसेना और शरद पवार खेमे में हलचल है। मुंबई में बैठक करते हुए एनसीपी विधायक दल के नेता से अजीत पवार को हटा दिया गया है इस पद से, और इससे पहले मुंबई में शिवसेना एनसीपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि ये अजीत पवार का निजी फैसला है। ये फैसला पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। एनसीपी इसमें शामिल नहीं है। शरद पवार ने कहा कि वो इस फैसले का किसी तरह से समर्थन नहीं करते। इधर शिवसेना ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार पर निशाना साधा। ऐसे
156 ही संख्या अधिक शिवसेनेच्या बरोबर सहमती व्यक्त केलेले आणि पाठिंबा देणारे आणखीन काही अपक्ष सभासद तसेच राष्ट्रवादीच्या बरोबर पाठिंबा देणारे एकूणच आपल्या देशामध्ये जो काही लोकशाहीच्या नावाने खेळ चाललेला आहे हा खेळ संपूर्ण देशालाच लाजिरवाण आहे. हे नवं हिंदुत्व, नवा जनादेशाचा आदर करणारी जी काही लोक आलेली आहेत, मला असं वाटतं मधल्या काळामध्ये ईव्हीएम वरती एक आरोप केला जात होता. और इन सब के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है. याचिका में राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की गुजारिश की गई है, जिसमें राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था. याचिका में सही स्थिति पता लगाने के लिए तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश देने की गुजारिश भी की गई है. इस याचिका में शपथ ग्रहण से मीडिया को दूर रखने पर भी सवाल उठाए गए हैं. और उधर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सभी दलों को साथ लिया था और आज बाकी बचे मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गैर कानूनी तरीके से शपथ ग्रहण किया गया. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को विश्वास प्रस्ताव में हराएंगे. पटेल ने सरकार बनाने में देरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो समय लगता है उतना ही लगा है. बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा, उसमें हम तीनों पार्टी साथ है और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर हमारे पूरे प्रयास होंगे. इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे. दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं. राष्ट्रपति भवन में होने वाला इस तरह का ये 50वां सम्मेलन है. सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. आज जब हम सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और देश की प्रगति के हित में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर जोर दे रहे हैं, तो राज्यपाल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. सभी राज्यपालों के पास सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को करने का अनुभव है. इस अनुभव और दक्षता का अधिक से अधिक लाभ देश की जनता को मिलना चाहिए. सम्मेलन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों और उपराज्यपालों को जरूरतमंदों को सुनने और वंचित वर्ग के उत्थान की दिशा में काम करने की नसीहत दी. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अल्पसंख्यक सहित समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने वर्तमान 50वें संस्करण के इस सम्मेलन को पिछले सम्मेलनों की उपलब्धियों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अनोखा अवसर बताया. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पुल का काम करते हैं. हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम और संघीय ढांचे को स्वीकारा है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है. राज्यपाल संघीय ढांचे के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्राधिकारी है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सेतु के रूप में काम करते हैं. राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है. राज्य सरकार के मार्गदर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्यपाल अपना निरंतर योगदान देते रहते हैं. राज्य की जनता राज्यपालों को संविधान के आदर्शों के और मूल्यों के कस्टोडियन के रूप में देखती है. संविधान में राज्यपाल के पद को
जहां तक प्रदेश का संबंध है उसमें सर्वोच्चता दी गई है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शासन और प्रशासन को वंचित समुदायों तक पहुंचाने के माध्यम के रूप में काम करना चाहिए। सबसे गरीब लोगों का उत्थान करना और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाना राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने आज दिल्ली में पूर्व आईएएस अधिकारी स्वर्गीय पीएस कृष्णन की शोक सभा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीएस कृष्णन असाधारण सिविल सेवक थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और महिलाओं के सशक्तिकरण में दृढ़ विश्वास दिखाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लोगों के कल्याण के लिए संवैधानिक प्रावधान और जन केंद्रित नीतियां लागू की जाएं। Character. Throughout his career, he was the forefront to give social justice top priority for any government and translate government's visions into actions by giving appropriate solutions for legislative measures and also administrative measures. Lord Almighty, that his soul should rest in peace. The biggest meaningful tribute we can all pay to this great man is to follow his thoughts and actions. राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लोग 16 दिसंबर से मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे। आज दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी पोर्टल लॉन्च करने के मौके पर इसकी जानकारी दी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि डीडीए ने 500 अनधिकृत कॉलोनियों की बाउंड्री मार्क कर उनका नक्शा बना लिया है। 40 नक्शों को डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये नक्शे शाहदरा के आसपास के हैं। इन नक्शों को देखने के बाद जनता और आरडब्ल्यूए पदाधिकारी अपनी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल से संबंधित कोई भी ऐतराज होने पर डीडीए के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आवेदकों की सुविधा के लिए डीडीए 1 दिसंबर से अपने कार्यालय पर सहायता केंद्र की शुरुआत करने जा रहा है। Decision was announced after the cabinet meeting on 23rd October और आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये जो सारा प्रोसेस है दोनों पोर्टल्स के माध्यम से एंड अदरवाइज वी विल कंप्लीट दैट प्रोसेस इन 3 months टाइम। और जो रेजिडेंट्स हैं वो एकदम आना चाहें, समय लेके आएँ, दैट्स अ सेपरेट इशू एंड दिस प्रोसेस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड सुपरवाइज्ड एट द हाईएस्ट लेवल्स इन द गवर्नमेंट। समान नागरिक संहिता पर देश में आम सहमति बनाने के लिए शनिवार को दिल्ली में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय मतदाता संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार समेत कई विद्वानों ने समान नागरिक संहिता पर अपने विचार व्यक्त किए। समान नागरिक संहिता पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश के कई विद्वान, शिक्षाविदों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश में आपसी एकजुटता, भाईचारा और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। ये विषय जनसंघ ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। 370 और राम जन्मभूमि के साथ उठाया और इस संयोग के कारण मुसलमानों में इसकी उपादेयता के बारे में चर्चा नहीं हुई होगी, पर यह हिंदू एजेंडा है, ऐसा एक परसेप्शन बन गया। सेमिनार में मौजूद लोगों ने कहा कि इसका धर्म से कोई सरोकार नहीं है। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति जफर सरेसवाला ने कहा कि समान नागरिक संहिता विषय पर एक ड्राफ्ट तैयार कर देशवासियों को इसके फायदे के बारे में बताया जाना चाहिए। मैंने गुरु गोलवलकर साहब को भी कोट किया कि उन्होंने कहा कि हमको यूनिफॉर्मिटी से ज़्यादा हार्मनी की ज़रूरत है। तो है, बताएं यानी क्या होगा वो। तो ये और वैसे कोई मुसलमानों का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मुसलमान दुनिया में 1/3 से ज़्यादा मुसलमान ऐसे मुल्कों में रहता है कि जहाँ इस्लामी कानून नहीं है, तो रह रहे हैं। तो बस ये है कि भाई एक डिस्कशन पेपर सामने आए, क्या है वो।
23 नवंबर 1948 को आर्टिकल 44 संविधान में जोड़ा गया था। ऐसे में 23 नवंबर को देश में समान संहिता दिवस शुरुआत करने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही इस पर वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित कराने की बात कही गई। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टेलीविजन। शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में राज्यसभा में कामकाज की उत्पादकता 90% से ज्यादा रही। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक उच्च सदन के 250वें सत्र के पहले सप्ताह में 90% से ज्यादा कामकाज हुआ है। सदन ने उपलब्ध समय यानी 28 घंटे 37 मिनट में से 25 घंटे 54 मिनट तक कामकाज किया। स्थगन की वजह से 2 घंटे 43 मिनट का समय बर्बाद हुआ। सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर 3 घंटे तक चर्चा हुई। ये पिछले 43 सत्रों में से सबसे लंबी चर्चा रही। उच्च सदन में जलियांवाला बाग मेमोरियल संशोधन विधेयक पारित करने के अलावा 27 तारांकित सवालों का मौखिक उत्तर दिया गया और 33 जीरो आवर सबमिशंस और 22 स्पेशल मेंशन पर चर्चा हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आज ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की रिमांड मांगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंघल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने हाल में बीपीएसएल की 4025 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी और ईडी ने कहा कि कंपनी के सीएमडी रहने के दौरान सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने बीपीएसएल में 69.15 करोड़ रुपए निवेश किए और बैंक ऋण से मिले पैसे को मोड़कर कृत्रिम तरीके से दीर्घकालिक पूंजी लाभ पैदा किया। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस इंडेक्स के नए विश्लेषण के मुताबिक जलवायु परिवर्तन विश्व अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर असर डालेगा, जिसके कारण 2050 तक 7.9 खरब डॉलर की लागत आएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता सूखा, बाढ़ और फसल की उत्पादकता में कमी आदि के आधार पर इस राशि का अनुमान लगाया गया है। दुनिया के 82 देशों का अध्ययन इस पर सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आए हैं। विश्लेषण से पता चला कि अफ्रीका सबसे अधिक जोखिम में है। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 50वें संस्करण में इंडियन पैनोरमा के फीचर सेक्शन में 25 फिल्में शामिल हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनने वाली लगभग 125 चुनिंदा फिल्मों में से 26 फिल्मों का चयन कर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे एक सक्षम ज्यूरी की देखरेख में किया जाता है। गोवा में मौजूद ऐसे एक सम्मानित ज्यूरिस्ट हरीश भीमानी से हमारे संवाददाता इरफान ने बातचीत की। भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के मौके पर हम इस वक्त हैं गोवा में, और गोवा में हमारी मुलाकात इस फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरमा जूरी के सदस्य हरीश भीमानी के साथ हो रही है, जिनको आप जानते हैं महाभारत में मैं समय हूँ की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी। नमस्कार। हमको बताइए कि ये जो इंडियन पैनोरमा में जूरी के सदस्य रहते हुए बहुत सारी फिल्में देखने का आपको मौका मिला होगा, क्या आपका पहला रिएक्शन रहा ये फिल्में देखते हुए कि बदलते हुए भारत में कितनी तरह की फिल्में, कितने तरह के विषयों पर फिल्में बन रही हैं? सबसे पहला रिएक्शन जब मैं आया और पहली मीटिंग हुई स्क्रीनिंग से पहले, तो तादाद देख के मैं हतप्रभ सा हो गया, सकते में पड़ गया कि कैसे लगभग 20-22 दिनों में पहले राउंड में, यानी कि पैनल 4 पैनल्स में बांटा गया ज्यूरी को, वो कैसे देखेंगे 75 फिल्में, और उसके बाद कंबाइंड ज्यूरी
और कैसे देखेंगे 40 फिल्में 8-10 दिनों में। लेकिन ये मुमकिन कर दिया DFF डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ने इस तरह की सुविधाएं देकर, जो हमें नहीं मिल पाता और जो विकसित देशों में है और हम तेज़ी से विकासशील हो रहे हमारे जैसे देश, अब तो हमें विकसित ही कहना चाहिए, जिससे हम वंचित रह गए हैं, वो दिखाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं था। कैसे कैसे विषय लिए गए हैं फ्रॉम हाउस ओनर, मतलब कि अगर आप रीजनल सिनेमा के रेफरेंस को लेकर कहिए तो ज़्यादा शायद आप उसी पे आ रहे थे। मैं बिल्कुल रीजनल सिनेमा की ही बात कर रहा हूँ, बल्कि एक रेखांकित करने योग्य बात यह है कि हालांकि इतनी ज़्यादा हिंदी फिल्में बनती हैं, लेकिन केवल 2, माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, या 3 ही चुनी गई हैं शोकेसिंग के लिए, पैनोरामा के लिए, यानी कि स्टोरी टेलिंग के साथ। सो 2 मुख्य क्राइटेरिया ये थे कि स्टोरी टेलिंग एंड द अल्टीमेट, जिसे कहेंगे अनडिफाइनेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, कि आपको वो देखकर कैसा लगता है। कई फिल्में ऐसी थीं और इतने विविध विषय हैं इसमें। रीसेंट हिस्ट्री है, अभी अभी का इतिहास, यानी कि 100 साल तो अभी का इतिहास कहा जाएगा। एक अजीब बात, अजीब नहीं, एक बड़ी सकारात्मक बात मैंने देखी। हम देखिए आम तौर पर कहानी में रियलिज्म देखते हैं, या जो कहानी रियलिस्टिकली ज़्यादा डिपिक्ट की गई है उसको हम बेहतर समझते हैं। इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था कि हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना, उसमें बड़ा सहयोग दिया उन्होंने। मैंने पहले भी, जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, तब भी मैंने देखा था कि, और तब सरकारी महकमे की ओर का नज़रिया थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, इसी नोट पे हम लोग ये बातचीत ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हरीश जी। ये थे हरीश भीमानी, जो कि इंडियन पैनोरमा फीचर सेक्शन की जूरी के सदस्य हैं। गोवा में भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से मैं इरफान आपसे यही इजाज़त चाहता हूँ। और आइए बात करते हैं क्रिकेट की। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। दूसरे दिन के खेल में भारत ने 347 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने इस वक्त 6 विकेट खोकर 152 रन बना लिए। ईशांत शर्मा ने बांग्लादेश के 3 विकेट गिराकर उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने 136 रनों की शानदार पारी खेली। कोहली ने टेस्ट करियर का 27वां शतक लगाया। डे नाइट मैच में ऐसा करने वाले वो दुनिया के 16वें बल्लेबाज हैं। इसके अलावा कोहली पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर 5000 रन पूरे कर लिए। विश्व क्रिकेट में वो इस मुकाम पर पहुंचने वाले 6ठे कप्तान हैं। मैच के पहले दिन भारत ने बांग्लादेश को पहली पारी में 106 रन पर ढेर कर दिया था। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 5 विकेट ईशांत शर्मा ने लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।